नमस्कार। क्लास 11 आज हम एक रिवीजन क्लास आपके बीच स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जनरल एंड लेजर। देखिए, जनरल लेजर हमने पहले पढ़ा लिए थे, लेकिन आज कुछ ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शंस को लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है कि उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे उनका लेजर पोस्टिंग करना है। क्योंकि देखिएगा, आप लोग जानते होंगे कि अकाउंट्स का बेस होता है वो जर्नल होता है। बिना जर्नल लेजर के हम अपना बेस क्लियर नहीं कर पाएंगे और हमें आगे वाले टॉपिक तैयार करने से पहले एक बार फिर हम जर्नल लेजर को थोड़ा सा रिवाइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन में बोर्ड पे लिखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर एंड बैंक लोन। देखिए, इस ट्रांजैक्शन में यदि मैं बैंक लोन हटा देता हूं तो बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है। We are starting a business. Business start from cash, stock and furniture. यदि ये ट्रांजैक्शन आपके पास में होता है तब तो कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही नहीं है। बहुत ही सिंपल एंट्री होती है इसकी। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यदि ये वर्ड नहीं होता इस ट्रांजैक्शन में तब तो बहुत ही कॉमन एंट्री है। आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये आपकी कॉमन एंट्री है यदि बैंक लोन नहीं होता। अब हम बात करते हैं बैंक लोन भी है तब क्या करना है। सबसे पहले तो बैंक लोन समझते हैं अपन कि एटलीस्ट बैंक लोन होता क्या है। बैंक लोन, देखिए, आपने बैंक से उधार पैसा लिया है। बैंक से उधार पैसा ले रहे हो, जो पैसा आपने उधार लिया है वो आपके लिए लायबिलिटीज है। आप बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको पैसे की जरूरत थी, कुछ पैसा आपने खुद से लगाया था, कुछ पैसा आपने बैंक से लिया है। जब हम बैंक से लेते हैं तभी हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज के टाइम में आपको क्रेडिट करना होगा। बैंक लोन दायित्व होता है, दायित्व क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स। जो गोल्डन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करना है, घटता है तो डेबिट करना है। और जब हमने बैंक लोन लिया है मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आप इसको यहीं इसके साथ लिखोगे टू बैंक लोन। वैसे इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जनरली इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लेकिन यहाँ तो आप बिजनेस आज ही स्टार्ट करते हो, बैंक में आपका अकाउंट भी नहीं है और ये पैसा आपने कैश रिसीव किया। आपको इस सवाल के ट्रांजैक्शन में साथ में लिखा हुआ है कि ये जो लोन का पैसा है वो आपको कैश में आया है, कैश के साथ में इंक्लूड है। तो ऐसी कंडीशन में आपने काम कर लिया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन मींस आपको इसी एंट्री के साथ में इसको लिखना है टू बैंक लोन, और अपनी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक लोन। अब इसका अमाउंट फिलअप करोगे। कैश में आपका 50,000, स्टॉक में 20,000, फर्नीचर 5,000 और बैंक लोन 10,000। अब आप जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जो बाकी का बीच का अमाउंट है वो आपका कैपिटल होगा। आप देखोगे 50 प्लस 20 70 प्लस 5 75,000। यहाँ से आपका 10,000 आपकी लोन है तो 65,000 आपके पास कैपिटल बचेगी। अब इसका आप लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे। तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपके पास अलग अलग 5 खाते खुलेंगे। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कैपिटल एंड बैंक लोन। आपको 5 अलग अलग अकाउंट ओपन करने हैं। सबसे पहले हम खोलते हैं कैश अकाउंट। जब आप कैश अकाउंट खोलोगे इस तरह से आपका खाता खुलता है। 2 साइड होती है एक अकाउंट की, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हमने पहले समझाया था आप लोगों को कि आपको लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। अब आप समझोगे जो अकाउंट बना रहे हो लेजर पोस्टिंग करते टाइम आप ध्यान रखिएगा आप खाता कौन सा बना रहे हो। जैसे आप अकाउंट बना रहे हो कैश का, तो कैश क्या हो रही है वो आप देखोगे डेबिट, तो आपको डेबिट साइड लिखना है। जो अकाउंट जो मतलब कैश डेबिट हो रही है तो आपको डेबिट साइड लिखना है। कैश क्रेडिट होती तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपको एंट्री के अंदर ये पहले इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट क्या शो कर रहा है, डेबिट साइड शो कर रही है, क्रेडिट साइड है। तो आप देख पा रहे हो कैश आपको डेबिट साइड शो कर रहा है तो आपको कैश अकाउंट की डेबिट में लिखना है
लिखना क्या है, तो उसके लिए आप ध्यान रखोगे कि उसके क्रेडिट में जो आया है वो लिखोगे। तो हमारे लिए मान लो ये दोनों अकाउंट नहीं होते तो आप कॉमन एंट्री बनाते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक लोन। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल टू बैंक लोन, और अमाउंट में देखोगे तो बैंक लोन था 10,000। अब कैश में जो बैंक लोन था वो 10,000 था, टोटल कैश 50,000 है, जिसमें से 10,000 आपकी बैंक लोन आ गई, पीछे बची 40,000 जो आपके पास कैपिटल का अमाउंट होगा। फिर से समझिएगा, कैश टोटल 50,000 है, जिसमें से बैंक लोन आपका 10,000 है, तो बाकी का पैसा बचा 40,000 जो आपकी कैपिटल होगी, और आप कैश अकाउंट में शो करोगे 40,000 कैपिटल। इस तरह से आपका कैश कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप सेकेंड अकाउंट बनाओगे स्टॉक का। तो स्टॉक के अकाउंट के अंदर जैसे मैं यहां बना रहा हूं स्टॉक अकाउंट, सेम यही प्रोसेस आपको यहां पे भी फॉलो करना है। आप देखोगे स्टॉक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मींस आपको स्टॉक के डेबिट साइड लिखना है टू कैपिटल। यहां बैंक लोन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पैसा सिर्फ कैश में ऐड है, बैंक लोन ओनली कैश में है, बाकी किसी असिस्ट में नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ इसको कैश के साथ एडजस्ट करना है। बाकी आपका अमाउंट कैपिटल को स्टॉक में लिखोगे टू कैपिटल, और स्टॉक का अमाउंट है 20,000, आप वैल्यू लिख दोगे 20,000। ऐसा का ऐसा फर्नीचर बनाओगे, फर्नीचर सेम काम फर्नीचर में भी करना है, टू कैपिटल 5,000। नेक्स्ट जब आप कैपिटल और कैश बनाओगे, सॉरी कैपिटल और बैंक लोन बनाओगे, तब क्या काम करोगे देखिएगा। आपको कैपिटल कैसे बनानी है, आपका अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, आप देखोगे कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है। जब क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है आपको बाय कैश, बाय स्टॉक एंड बाय फर्नीचर। जो भी डेबिट साइड में दिया हुआ है वो सारा लिखना होगा, बाय कैश, बाय स्टॉक, बाय फर्नीचर। अब आपके पास कैपिटल का कैश अमाउंट दिया हुआ है 40,000, 20,000 एंड 5,000। इस तरह से आपका ये कैपिटल अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट बैंक लोन में भी सेम काम, बाय कैश करके आपको 10,000 लिखना है। तो ये था अपना पहला ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन समझते हैं, स्टेट बैंक में खाता खोला। जब भी आप किसी भी बैंक में खाता खोलते हो, देखो हमने बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको समझाए थे। बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट व्हेन द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक देन बैंक अकाउंट इज डेबिट। क्योंकि आप जब बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो बैंक रिसीवर होगा, और जब आपका बैंक रिसीवर है मींस आपको बैंक को डेबिट करना है और अपने यहाँ से कैश जा रही है। तो आप जब बैंक में खाता खोलते हो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम खाता खोलते हैं हमें एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपकी मान लीजिए जनरल एंट्री हो गई बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब आप इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो आपको दो अकाउंट खोलने पड़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने एक अकाउंट पहले से खोल दिया है तो उसे सेकंड टाइम नहीं खोलते हैं। आपने फर्स्ट अकाउंट पहली बार में खोल दिया तो उसे सेकंड टाइम वापस अकाउंट ओपन नहीं होता, उसी के अंदर पोस्टिंग होती है। अब आपने यहाँ पे कैश पहले से खोल रखा है तो आप वापस इस कैश की एंट्री उस कैश के साथ में करोगे। बैंक के लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बैंक लोन एंड बैंक दोनों अलग अलग होते हैं, बैंक अलग है, बैंक लोन अलग है। तो हम एक एंट्री करेंगे, जैसे हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आप उसके लिए पोस्टिंग करोगे बैंक अकाउंट में अलग पोस्टिंग होगी, कैश में अलग होगी। हम कैश अकाउंट बनाते हैं, जो अभी हमने बनाया था उसी के अंदर हम एक पोस्टिंग करते हैं। जैसे ये आपका कैश अकाउंट है, कैश में आप लिखोगे बाय बैंक। अब आपके दिमाग का प्रश्न चला, सर आपने बाय में क्यों लिखा?
तो कॉमन सी बात है, आप कैश बना रहे हो, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। भाई कैश क्या हुआ, क्रेडिट। तो आपको इसकी क्रेडिट साइड लिखना है। लिखना क्या है, बैंक। आप जब भी कोई खाता बनाते हो उसमें उसका नाम नहीं लेते हैं। भाई कैश में कैश नहीं लिखते हैं, बैंक में बैंक नहीं लिखते। मैं आपको एक आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आपका नाम राम सीता मूता कुछ भी है, आपका खुद का भी एक नाम होगा। भाई माना क्यों, आपका खुद का भी एक नाम है। क्या आपने कभी अपने आप को नाम से बुलाया? एक छोटा सा एग्जाम्पल, भाई आप अपने आप को कभी नाम से बुलाते हो? जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप घर पे कह रहे हो, मम्मी को कहा मम्मी मैं मार्केट जाकर आता हूँ, यही सेंटेंस होता आपका। या आपने कभी ऐसा थोड़ी ना कहा है कि मम्मी नरेंद्र मार्केट जाके आता है, मेरा नाम मान लो नरेंद्र है, मानना कि है भाई वास्तव में है, मानना नहीं है, ये रियलिटी है। तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि नरेंद्र को पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। भाई अपने आप को नाम नहीं लेते, कभी नहीं लेते, ऑकवर्ड लगता है। आप लोगों ने भी नहीं लिया होगा ना मैंने लिया है। तो यही थ्योरी हम अपने यहाँ पे भी फॉलो करते हैं कि जिसका खाता बना रहे हो उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। कोई भी हो, चाहे वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कैसा भी अकाउंट हो, आप उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते, कहीं नहीं आएगा। तो आपने मुझे मैसेज लिखा है कि सर एक मिनट हो, मैं आपका मैसेज पढ़ लेता हूँ। देखिएगा, तो जब हम आप इसका पोस्टिंग करोगे तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक। सेम ऐसा का ऐसा आपको अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट, तो बैंक की डेबिट में लिखोगे टू कैश, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन। एक ट्रांजैक्शन आता है, इकबाल से माल खरीदा 3000 रुपये, व्यापारिक छूट 10%, 1700 रुपये नकद चुका है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं छूट पर, डिस्काउंट, जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। आप छूट की जगह एक शब्द बट्टा भी आता है। बट्टे का मतलब होता है कि आपकी सेलिंग प्राइस कम करना, रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट। चाहे वो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जब आपकी सेलिंग प्राइस को कम किया जाता है उसे हम बट्टा कहते हैं। दिमाग में प्रश्न चलेगा सर हम कम क्यों करेंगे, क्यों कम करें? तो देखिए बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जिसमें से दो ऐसे मेजर रीजन है जिसमें आप अपनी प्राइस कम करते हो। फर्स्ट, इंक्रीजिंग इन सेल्स, और दूसरा आता है रिसीविंग द कैश। दो मेजर रीजन है जिसके कारण आपको अपनी सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी होती है, और वो जो आपके पास पॉइंट आते हैं, वो पहला आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग इन सेल्स। आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए अपना पहला पॉइंट यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी सेल्स बढ़े। देखिए जब आप बिजनेस करते हो तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी मैक्सिमम सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, क्योंकि जब आप माल बेचोगे ऐसी कंडीशन में टर्नओवर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक घड़ी 100 रुपए की थी आपके पास, आपने उसकी एमआरपी 150 रुपए कर दी, ठीक है, मतलब आपकी घड़ी 100 रुपए की घड़ी आप 150 में बेचना चाहते हो। अब आपके 150 के हिसाब से दिन की 2 घड़ियां बिक गई आपके एक दिन में 2 घड़ियां बेची है आपने, 2 घड़ी, और आपकी प्राइस थी 150, आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, क्योंकि एक घड़ी पे 50 रुपए प्रॉफिट होता है तो टोटल प्रॉफिट उस दिन का आपको हो गया 100 रुपए। यदि यही काम आपने, एमआरपी तो 150 थी, आपने कहा कि मैं इसमें आपको डिस्काउंट देता हूं, आपको डिस्काउंट देता हूं, 20% डिस्काउंट दे दिया आपने, और इस घड़ी का वैल्यू 120 कर दिया आपने 120 कर दिया, आपकी 2 की जगह
घड़ियां बिक गई 10, तो आपको 200 रुपए का फायदा हो गया। भाई आपको तो खरीदा तो आपने 100 रुपए में ही था, आप 150 में बेचते हो तो लोग कम खरीदेंगे, सीधी सी बात है। जब प्राइस ज्यादा होती है तो लोग क्यों खरीदे आपसे, नहीं खरीदते। लेकिन आपने रिड्यूस कर दिया, प्राइस कम कर ली, जैसे ही प्राइस कम कर ली आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, मतलब लोग आपसे ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। जब ज्यादा लोग खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट अर्न हो जाता है। अब जहां 2 घड़ियों में आपको 100 रुपए का बेनिफिट हुआ था, वहां 10 घड़ियों में आपको 200 का बेनिफिट हो गया। अब केवल 10 लोग आपके यहाँ से लेके गए हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि वो आपकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपकी बात फैलाएंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। तो अपना पहला उद्देश्य होता है इंक्रीजिंग द सेल्स। डिस्काउंट देने का पहला अपना एम होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीजिंग द सेल्स। आपको सेल्स बढ़ाने के लिए आपको डिस्काउंट देना है, और ये डिस्काउंट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होगा उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका देने का पर्पज होता है कि वी वांट टू इंक्रीजिंग द सेल्स फॉर गिविंग द डिस्काउंट टू पब्लिक, इट्स कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। इसे प्रॉपरली जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब हम इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली अमाउंट में से लेस कर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द गिविंग फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, ये सेल्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड टू प्रॉपरली इन जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल में प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड थर्ड, इट्स अमाउंट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस, इसका वैल्यू होती है वो आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस से लेस कर लेते हो, इसके अलावा इसमें कोई रोल नहीं होता। तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको कि पहला पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको सेलिंग इंक्रीजिंग करने के लिए देते हैं, इसके लिए जनरल एंट्री नहीं करते हैं, और इसको डायरेक्ट अमाउंट में से लेस करना है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और, कि आपका ट्रेड डिस्काउंट चाहे कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सब पर दिया जाता है। आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश एंड क्रेडिट सारी ट्रांजेक्शन पे देना है, चाहे आपने उधार बेचा है, नकद बेचा है, उधार खरीदा है, नकद खरीदा है, सब पर देना है। सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं रिसीविंग द कैश। देखिएगा, आप जब भी कोई माल बेचते हो, खरीदते हो, तो आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। हम यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक पॉइंट आता है छोटा सा, बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का आधार। फर्स्ट है कैश बेसिस और सेकंड है एक्रूअल बेसिस। देखिए, आपका अकाउंटिंग बेस 2 होते हैं, फर्स्ट है कैश बेसिस, सेकंड आता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मींस रोकड़ के आधार पर, दूसरा होता है उपार्जित के आधार पर। देखिए, आप अकाउंटिंग उस समय करोगे जब किसी ट्रांजैक्शन का पैसा आपने रिसीव कर लिया है या पैसा रिसीव करने का प्रॉमिस मिला है। मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैं आपकी दुकान में आके कहा कि भैया मुझे 10 रुपए की चाय या मुझे कुछ सामान चाहिए आपसे। आपने कहा सर कोई इश्यू नहीं, आप लेके जाइए, जितना सामान चाहिए, आपकी घर की दुकान है। मैंने आपसे मेरी लिस्ट दे दी, आपने सारा सामान निकलवा दिया, और लास्ट में बिल बना मेरा 2000 रुपए का। मैंने कहा चलो सर, 2 कंडीशन है मेरे पास में, या तो मैं आपको उसी टाइम 2000 रुपए कैश पेमेंट कर लूँ, या सेकंड पॉइंट और होता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये था कि या तो मैं आपको 2000 रुपए उस टाइम ही पेड कर लूँ, या सेकंड टाइम ये है कि मैं आपको कहूँ कि भैया मैं ये पैसा आपको कुछ टाइम बाद दूंगा। यदि मैं ये पैसा आपको उसी टाइम दे रहा हूँ, मीन्स इट इज द कैश बेसिस, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कैश पे हो गया है। लेकिन यदि मैं आपको ये कहता हूं कि मैं ये पैसा आज न देकर मैं आपको कुछ टाइम बाद दूंगा, मैं आपको 1 महीने बाद देता हूं, 2 महीने बाद देता हूं, ये एक्रूअल बेसिस है, उधार जिसको कहते हैं अपन। तो आपके यहाँ पे चाहे वो उधार है या कैश है, दोनों का रिकॉर्ड होता है और दोनों रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट चाहे वो उधार है या कैश है, आप सब पर देते हो। लेकिन सेकंड जो डिस्काउंट होता है, सेकंड पर्पज होता है जो डिस्काउंट का, वो होता है आपका रिसीविंग द कैश। अब मान लो मैं आपसे 2000 का सामान लाया, मैंने आपको कहा कि भैया मैं आपको पैसा 1 महीने बाद दूंगा।
जस्ट आपने मुझे कहा सर बात ठीक है आपकी 1 महीने बाद देते हो, लेकिन यदि ये पेमेंट आज आप करते हो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। आपको ये बात, आपने ये कंडीशन रख दी कि आज यदि आप ये पैसा देते हो तो आपको 2000 की जगह 1800 ही देना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद आपको 2000 देना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, इमीडिएटली कैश रिसीव करना चाहते हैं। हर एक बिजनेसमैन यही चाहेगा कि उसको कैश जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, उसकी रोकड़ जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी कैश रिसीव करने के लिए एक डिस्काउंट देता है। जो पैसा आपका ड्यू पड़ा है या जो पैसा अभी आप चाहते हो कि पर्सन कोई आपसे उधार ना लेके जाए, इसके लिए हम ये डिस्काउंट देते हैं। इस डिस्काउंट का मेन रीजन होता है रिसीविंग द कैश, मतलब इमीडिएटली रिसीविंग द कैश। आप जो भी पैसा है वो तुरंत प्राप्त करना चाहोगे। ये डिस्काउंट, इसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और इसके लिए प्रॉपर जर्नल एंट्री होती है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए एंट्री नहीं होती है, बट कैश डिस्काउंट के लिए प्रॉपरली जर्नल एंट्री होती है। डिस्काउंट इज अवर नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसको आप एज ए नॉमिनल अकाउंट इसके लिए ट्रीट करते हो। यदि एक्सपेंसेज है तो डेबिट करोगे, इनकम है तो क्रेडिट करोगे। दिमाग में प्रश्न चला सर कब एक्सपेंसेज होगा कब इनकम होगी? जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तब तो आपके लिए एक्सपेंसेज है, और जब हम किसी से डिस्काउंट रिसीव करते हैं तब इनकम है। जस्ट आपके पास में और एक प्रश्न उठा, सर हमें कैसे पता चला कि हमने डिस्काउंट दिया है या हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है? When we are paying the amount to the another person, then discount is receiving. जब आप अपना पेमेंट किसी पर्सन को दे रहे हो तब आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे 10,000 के बदले में 9,000 देने को मिल रहा है, तो मेरे लिए डिस्काउंट इनकम है। और यदि आप मुझे 10,000 की जगह 9,000 दे रहे हो तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंसेज है। और इन सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूं कि व्हेन वी आर रिसीविंग द कैश, व्हेन वी आर रिसीविंग द कैश देन डिस्काउंट इज एक्सपेंसेज। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट खर्च ही होगा। एंड व्हेन वी आर पेइंग द कैश देन डिस्काउंट इज ऑलवेज इनकम। जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तब डिस्काउंट हमेशा इनकम ही होगी। व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स then discount is expenses, and when we are purchasing the goods then discount is income। सिंपल सी बात है, जब हम माल बेच रहे हैं तब तो डिस्काउंट एक्सपेंसेज है, और जब हम खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट इनकम होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। कैश ओनली कैश ट्रांजेक्शन पर ही दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन, and it is the maintain and it is the recording in a journal like a nominal account. When the discount is expensive then it is debited, and the discount is income then it is credited। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि आपका डिस्काउंट प्रॉपरली मेंटेन, आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, और वो करना है जर्नल एंट्री के साथ में। अलग से अकाउंट खोलना है इसका, और ये कैश ट्रांजेक्शन पे होता है। अब इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। इकबाल से माल खरीदा था, 10% व्यापारिक बट्टा दिया। अभी हमने जो पॉइंट समझा उसके अकॉर्डिंग, चाहे आपका ट्रांजेक्शन कैश है क्रेडिट है, पहले एक बार ये भी क्लियर कर लेते हैं कि ट्रांजेक्शन कैश क्रेडिट कैसे होता है। जब आप किसी पर्सन से माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है, एक मिनट, जिस ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है और उसके साथ यदि कैश वर्ड नहीं लिखा, आपको किसी पर्सन के नाम के साथ कैश वर्ड नहीं है, उस कंडीशन में आपका वो ट्रांजैक्शन उधार होगा। और यदि किसी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिया हुआ है या किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तब वो कैश होता है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। इकबाल से माल खरीदा, व्यापारिक बट्टा 10%, 1700 रुपए नकद चुकाए हैं आपने। अब आपके पास, आपने माल खरीदा है, जैसे ही आप माल खरीदोगे आपको पता है आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। हमने डेबिट किया परचेज अकाउंट, क्योंकि माल खरीदा है, फिक्स है हमारा अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट होता है टू कैश। आप सोचोगे सर कैश कहां से आया, तो आपने 1700 पेड कर लिए तो उसके लिए तो कैश आएगा ही, क्योंकि पर्सनल अकाउंट, कैश आपका रियल अकाउंट है। जब हम परचेज करते हैं तो कैश जाती है, साथ में आपको टू इकबाल भी लिखना पड़ेगा।
आपको टू इकबाल भी लिखना है, क्योंकि इकबाल से खरीदा है, उसका पैसा बाकी भी है अभी। अमाउंट कैसे निकालोगे, तो डिस्काउंट सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। अब 3000 में से आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया 300 रुपए, पीछे बचा 2700 रुपए, तो आप परचेज में लिखोगे और वैल्यू ऑफ परचेज इक्वल्स टू 2700। now we are paying 1700 rupees cash and remaining amount is इकबाल। आपका टोटली 3000 था, जिसमें से आपने 300 रुपए डिस्काउंट दे दिया, बाकी का पैसा आपका इकबाल के अंदर लिखा जाएगा। अब एक इकबाल से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन और है जो मैं हाथों हाथ आपको उसको भी समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका इकबाल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था, इकबाल को पूर्ण भुगतान में 900 रुपए चुकाए। इकबाल को पूर्ण भुगतान में 900 रुपए चुकाए। देखिए दो शब्द आते हैं, पूर्ण भुगतान, अंतिम भुगतान, फाइनली पेमेंट, फुली सेटलमेंट। इसका मतलब होता है कि जो पैसा दे दिया अब आगे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो हम ये जानते हैं इकबाल के आप 1000 रुपए इकबाल मांग रहा था, हम 900 रुपए देकर फिनिश करते हैं, तो एंट्री करेंगे इकबाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। यहाँ आपका टू डिस्काउंट होगा क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हो, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ जरूरी नहीं कि लिखा हुआ हो डिस्काउंट, डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम ये जानते हैं कि आपका इकबाल 1000 रुपए मांग रहा था, आप उसे 900 ही दे रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आपके लिए डिस्काउंट लिखा जाएगा 1900 रुपीज। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड बाकी का ट्रांजैक्शन और करेंगे। अभी हम आपको आज डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन सेंड कर रहे हैं, आप प्रयास करो उसको करने के लिए। मैं अभी आपको एक तो मैं ट्रांजैक्शन अभी आपको बता देता हूं, आप नोट कर लो। सुरेश से 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10% व्यापारिक बट्टा दिया, वह 5% नकद बट्टा, आधा भुगतान तुरंत किया। यह ट्रांजैक्शन आप नोट करना और इसकी एंट्री करके हमें आप सेंड करोगे। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यदि और कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज आप जनरल लेजर की प्रैक्टिस करना, हमने कॉमन ट्रांजैक्शन आपको बताए हैं, और भी चीज़ें होगी जो हम आगे वाली क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, धन्यवाद।